Hello class 12th, how are you all? My name is Nikita and I welcome you all to our English class. So, क्लास 12th और हमारी पहली मुलाकात हो रही है क्लासरूम के अंदर। पहली मुलाकात तुम बोलोगे अभी तो मैम आपका एक लेक्चर आया था जिसमें आपने डिलीटेड सिलेबस बताया था, तो वो एक गाइडेंस सेशन टाइप का था, लेकिन क्लास जो है आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं और तुम्हारी क्लास का पहला चैप्टर ही है जो है उसका नाम है द लास्ट लेसन। आयरनी तो देखो, पहला चैप्टर नाम है लास्ट लेसन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारी कहानी है। इसमें तुम्हें पेट्रियोटिज्म देखने को मिलेगा, इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा कि ऐसी छोटी छोटी चीजें जिन पे हम ध्यान नहीं देते, जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो लास्ट में जाकर के कितनी इंपॉर्टेंट निकलती हैं। यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि शुरुआत में जब कोई चीज हमारे पास होती है ना, तो हमें उसकी कदर इतनी नहीं होती, लेकिन जब वो चीज हमसे खो जाती है, हमसे दूर चली जाती है और हमें मालूम चलता है कि अब ये चीज हमसे खोने वाली है या हमसे दूर जा रही है, तब हम उसकी वैल्यू सीखते हैं। तो आपको ये सारी चीजें, ये सभी सीख इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। अब बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ऑसम सा चैप्टर है द लास्ट लेसन। लेकिन ये चैप्टर लिखा किसने है, ये जानने की एक्साइटमेंट तो आनी चाहिए दिमाग में। क्यों आनी चाहिए? क्या ये जान करके हमें कोई फायदा होगा? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ यार निकिता मैम कि हमें सच में कोई फायदा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। देखो, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इनका नाम अल्फोंस डॉडेट, इन्होंने लिखा है ये चैप्टर द लास्ट लेसन। इनका नाम याद रखना अच्छा रहेगा, एग्जाम में भी बेनिफिशियल हो सकता है, बेनिफिट देगा आपको। कैसे देगा? अब यहाँ पे ना दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के दिमाग में कि क्या हम लोगों को राइटर की पूरी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। तो राइटर की डिटेल्स नहीं भी मालूम होंगी तो चलेगा, समझे? राइटर की डिटेल्स नहीं भी मालूम होगी तो चलेगा। राइटर का नाम नहीं मालूम होगा तो चलेगा क्या? देखो, 100 में से वही 50-60 नंबर लाना चाहते हो तो चलेगा, लेकिन मैं बात करूं जो 100 में से 100 लाना चाहता है और इंग्लिश में 100 में से 100 आ सकते हैं, प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी। बहस मत करना मेरे से कि इंग्लिश में नहीं आ सकते, क्या बकवास बात कर रहे हो? बकवास नहीं, सच्ची बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जो अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, जो टॉपर है, जो टॉपर बनना चाह रहा है, वो इस बात को समझेगा कि अल्फोंस डॉडेट, अब ये जो नाम है हमारे राइटर का, चैप्टर वाइज राइटर का नाम पता होना जरूरी है। ठीक है, आप इसको नाम को याद रख के चलोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आंसर राइटिंग में, आंसर फॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन में मदद मिलती है। और मैं पहले से ही फर्स्ट क्लास से आपको बहुत अच्छे से इस चीज को लेकर के गाइड करना चाहती हूँ कि बेटा आंसर राइटिंग एक अपने आप में आर्ट है, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तो उस चीज को मान करके और उस चीज को अप्लाई करके चलना। ठीक है, प्रेजेंटेशन इंग्लिश में आंसर कोई एक पर्टिकुलर सही नहीं होता, की वर्ड्स होते हैं, की फ्रेजेस होती हैं जो आपके आंसर को पूरा बनाते हैं। ठीक है, तो आप उसमें कितनी ही कहानियां लिखो, अगर आपने सही मुद्दे के बारे में बात करी है तो आपको नंबर मिल जाएंगे और आप अपने मन से आंसर बना करके लिख सकते हो। तो इस वजह से अब होता क्या है कि आंसर की प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आंसर लिखा गया है, क्या आंसर सही तरीके से क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर अब ये रोल क्या प्ले करता है कि भाई राइटर का नाम मुझे याद है तो इससे क्या मिल जाएगा। देखो, आप लोग क्लास 12th में हो, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि हाँ भाई बता दो राइटर का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप अपने राइटर का नाम वहां पर लिख देते हो, है ना, तो एक आंसर होलसम बनता है, आंसर अच्छा प्रेजेंटेबल होता है। तो वहां से चांसेस क्या होते हैं? चांसेस होते हैं कि तुम अपने एग्जामिनर की नजरों में थोड़ा सा एक बेटर पोजीशन पा पाओगे कि ये बंदा जो है वो सारी चीजें जानता है, वो डिटेल्स पे ध्यान दे रहा है और इसको नॉलेज अच्छी है चैप्टर के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है ना फिर कि नंबर मिलेंगे, क्यों कटेंगे? जब टीचर ही समझ जाएगा कि पढ़ के आया यार ये, तो नंबर तो मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि आप लोगों को अपने राइटर का नाम पता होना चाहिए। अब ये जो हमारा प्यारा सा चैप्टर है द लास्ट लेसन, वो लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। ये अपने आप में कौन है? ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं। अब जब ये जिंदा थे ना, उस टाइम पे तुमको पता है कि ये फ्रांस में रहते थे, तो फ्रांस के लोगों को फ्रेंच बोलते हैं, और नॉवेलिस्ट यानी कि बुक्स लिखना, नॉवेल्स लिखने वाला इंसान। अब हुआ क्या कि जब ये जिंदा थे, ठीक है, 18वीं सदी 18th सेंचुरी की बात है, उस टाइम पे फ्रांस एक बहुत बड़े जंग में पड़ गया था और उस टाइम पे ना फ्रांस हार गया था, और हार जाने की वजह से उसके ऊपर एक बहुत ही क्रूअल सा उसके ऊपर एक नियम थोप दिया गया था। ठीक है, इम्पोज कर दिया गया था। इम्पोज का मतलब होता है कि तुम्हारी मर्जी हो, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, तुम्हें मानना पड़ेगा। तो उसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है।
ठीक है, बहुत ही प्यारी कहानी है। इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है फ्रांस, वो तुम्हारी तरह ही है, ठीक है, और उसके अंदर एक टीचर है उसके एम हमेल। तो ये इन दो लोगों की कहानी है। आपको जैसे कि मैंने बताया इस चैप्टर में हमारे अल्फोंस डॉडेट जो हैं वो पेट्रियोटिज्म की एक फीलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे जब चीज़ें हमारे पास होती है ना तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये अब हमसे खो जाएगी या मैंने इसे खो दिया है तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। जैसे टाइम जब होता है तब वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम नहीं बचता तब लगता है अरे यार पूरा साल बैठ के मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे पाठ पढ़ने को मिलेगा, एक लेसन सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब कहानी किस बारे में है मैं वो बता देती हूँ। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं। वाई नीचे क्यों आ गया, चलो इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा सा। तो हुआ क्या कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था 1870 से 1871 में। अब बच्चे अगर आप अपनी नोटबुक लेकर के बैठे हो या कोई बुक लेकर के बैठे हो तो उसमें ना जरूर मेंशन कर लो ये वाली डेट, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सिग्निफिकेंट चीज क्या है, ये चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड है इस चीज के ऊपर। तो अगर आपको डेट की क्लैरिफिकेशन है तो आप अपने फिर से आंसर को और बेहतर बना सकते हो और टीचर को इंप्रेस कर पाओगे तो जाहिर सी बात है फिर मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये वाला पोर्शन याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, थोड़ी सी तो ध्यान से सुनना। हुआ क्या कि फ्रांस और प्रूशिया एक किंगडम था, राज्य था। ये है फ्रांस का झंडा और उस टाइम पे ये जो ईगल बनी हुई है उसके एक हाथ में ऐसे तलवार है ना, तो ये जो सिंबल है, ये जो झंडा है, ये था प्रूशिया का झंडा। प्रूशिया एक किंगडम था, राज्य था। उसके अंदर बहुत छोटी छोटी जगह जो आज जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है ना, पोलैंड, ये सारी जगहें जो हैं इनको मिलाकर के प्रूशिया बना था। प्रूशिया के लीडर थे ओटोमन बिस्मार्क। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना हमला बोल दिया, धावा बोल दिया किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। खूब लड़ाई हुई, जंग चली कई दिनों तक, महीनों तक जंग चली। 1870 से लेकर के 1871 तक जंग चली, लड़ाई चली और उसमें क्या हुआ, फ्रांस हार गया। अब जब वहां पे उस लड़ाई में फ्रांस हार गया तो फ्रांस के ऊपर किसका राज हो गया, प्रूशिया का। उस टाइम पे प्रूशिया जो है, आज प्रूशिया क्या बन चुका है, आज के जमाने में प्रूशिया जर्मनी बन चुका है। तो उस टाइम पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सबको मिलाकर के प्रूशिया बनता था। तो क्या हुआ, प्रूशियंस जीत गए। तो प्रूशिया ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, एल्सेक्स और लॉरेन। एल्सेस लॉरेन में क्या कर लिया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। और उन पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने बोला अब हमारा देश है, अब ये तुम हमारे कब्जे में हो तो तुम लोगों को अब हमारी बात माननी पड़ेगी। ये क्या फ्रेंच भाषा में पटर पटर करते रहते हो, तुम लोगों को अब जर्मन बोलना पड़ेगा। और जर्मनी जो है ना, अपनी भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा, मतलब आपको यहाँ पे ना लिंग्विस्टिक शोविनिज्म देखने को मिलेगा। शोविनिज्म का मतलब होता है एक, अब ये चीज लिख लेना तो बहुत अच्छा रहेगा, लिंग्विस्टिक मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषा से संबंधित। शोविनिज्म का मतलब होता है, कैसे समझाएं, शोविनिज्म का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज को दूसरी से बेहतर समझते हो। तो यहाँ पे ना क्या था कि ये जो कंट्री थी और ये हमारा जो किंगडम था, अगर मैं बोलूं तो ये अपनी भाषा को बेहतर समझता था कि जर्मन लैंग्वेज इज द बेस्ट इन दिस होल वर्ल्ड, और हम जहां जहां रूल करेंगे वहां वहां पर इन्होंने कंपलसरी बना दिया कि अब तुम्हारी भाषा नहीं, जर्मन पढ़ना, सीखना, सिखाना जरूरी है, कंपलसरी है। ऐसा ही इन्होंने फ्रांस की कब्जा की हुई 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे भी किया कि तुम्हें यहाँ पर फ्रेंच भाषा को छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी हमारी जर्मन भाषा। अब यहाँ के लोगों पर, ये सच की कहानी है, ये सच में हुआ था। अब इसी मुद्दे के ऊपर, इसी चीज के ऊपर हमारे अल्फोंस डॉडेट जो हैं वो एक कहानी बनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अब क्या है कि ये जो रूल आ गया था, ये रूल की वजह से लोगों को कैसा महसूस हुआ, जब लोगों को पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, ठीक है, ये आपको इस कहानी में पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि इस कहानी के अंदर कैसे जो है ना लोग बाद में रियलाइज करते हैं, और एक भाषा की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। एक लैंग्वेज जो है वो कल्चर को, वो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है किसी भी देश के। हमारी भाषा हिंदी कहाँ से आती है, संस्कृत से, तो आपको पता चलता है। और कल को अगर कोई आकर के हमें बोले कि तुम ये भाषा बोल ही नहीं सकते, सीख भी नहीं सकते, तो तुम अपने आप का एक हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए खो दोगे, है कि नहीं। तुम्हारा इतिहास वहां से आता है, मतलब वो रघुकुल रीत सदा चली आई, तो वो नहीं है कि तभी रघुकुल रीत से ही चलता आ रहा है कि हम लोग इसी भाषा में हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, ये हमारे कल्चर को दर्शाता है। मैं हिंदी ही नहीं बोलूंगी बल्कि बहुत सारी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, है ना, उन सभी का अगर मैं बोलूं तो इंडिया इज रिच इन कल्चर, डाइवर्सिटी बहुत है। लेकिन अगर हम सब लोगों से उनकी भाषा छीन ली जाए
तो उनका कल्चर छीन लिया गया, उनकी पहचान छीन ली गई, उनका अस्तित्व एक तरीके से उसको छीन लिया गया। वही चीज आपको समझाई जा रही है, ठीक है। तो यहां पर उन लोगों से छीन लिया गया था उनका क्या, कल्चरल आइडेंटिटी। तो यही बात हो रही है इसके अंदर, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। फाइन, अब कहानी क्या है जरा हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर कुछ मेन दो कैरेक्टर्स हैं, एक है हमारा छोटा बच्चा फ्रांस, ठीक है, और ये जो कहानी है वो कौन सुना रहा है, फ्रांस सुना रहा है। वो फ्रांस सुना रहा है कि उसका लास्ट लेसन जो था, लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच सीखने का जो उसकी लास्ट क्लास थी वो कैसी थी, वो दिन कैसा था। फ्रांस यहाँ पे कहानी सुना रहा है, उसके फ्रेंच टीचर के बारे में वो बताता है, एम हमेल के बारे में बताता है। अब कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक दिन सुबह सुबह फ्रांस जल्दी जल्दी से तैयार हुआ और बहुत हड़बड़ तबड़ में वो ना तैयार होकर के घर से बाहर भाग रहा था। उसकी मम्मी ने भी पूछा कि बेटा इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो हुआ क्या कि फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो चुका था, बड़ी जल्दी जल्दी में वो लगा हुआ भागते हुए जा रहा है, सांस फूल रही है, और वो जैसे तैसे क्या हुआ, आगे पहुंचा। रास्ते में जब वो पहुंचा तो उसका ध्यान भटक गया और वो देखने लग गया कि आज का मौसम कितना सुंदर है, आज कितनी अच्छी खिलती हुई धूप निकली हुई है, सब कुछ कितना बढ़िया है। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज स्कूल बंक मार लिया जाए। अब उसको बंक मारने का ख्याल जो है वो और अच्छा लगने लग गया, क्योंकि केवल दिन और मौसम ही अच्छा नहीं था, एक और रीजन था कि स्कूल में एम हमेल ने उसको बोला था, फ्रांस को बल्कि पूरी क्लास को बोला था कि तुम्हें पार्टिसिपल्स जो हैं वो लर्न करके आने हैं, रिवाइज करके आने हैं, मैं पूछूंगा अगली क्लास में। और फ्रांस, जैसे कि हर एक बच्चा होता है, हर एक स्टूडेंट होता है, उसने इस बात को पूरा नजरअंदाज किया और उसने बिल्कुल भी पढ़ाई करी ही नहीं। तो अब हुआ क्या, अब फ्रांस को लगा स्कूल जाऊंगा डांट खाऊंगा, इससे बढ़िया बाहर घूमते हैं, है ना, इधर उधर मस्त मजे करने जाएंगे, ठीक है। प्रूशियन सोल्जर्स जो हैं, अब यहाँ पर आप समझो कि फ्रांस की इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में, एल्सेस लोरेन की ही कहानी है ये, वहां पर प्रूशियन सोल्जर्स ने अब क्या हो चुका था, इन्वेड कर दिया था, वो लोग घुसपैठ कर चुके थे, उन्होंने राज कर रहे थे वो लोग, तो वो लोग आसपास ड्रिल कर रहे थे, अपना प्रैक्टिस वगैरह उनकी चल रही थी। तो उसके दिमाग में एक बार को ये ख्याल तो आता है फ्रांस के कि मैं जल्दी से भागता हूँ, मस्त है ना, और बंक मारता हूँ, आज क्या करूंगा, स्कूल जाकर के डांट पड़ेगी। पर होता क्या है कि वो ना जैसे तैसे इस थॉट को दिमाग से बाहर निकालता है कि यार बंक नहीं मारना, स्कूल चलते हैं, और स्कूल के लिए फुर्र करके उड़ जाता है, भागता है। अब टाउन हॉल, टाउन हॉल क्या है, जैसे कि आप समझ रहे हो शहर में एक सभा होती है ना, जहां पर सभी आपको नोटिस मिलते हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, सो ऐसा ही एक सभा थी टाउन हॉल। वो टाउन हॉल के सामने से गुजरता है तो वो देखता है कि बड़ा अजीब माहौल है, टाउन हॉल के सामने एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और उस नोटिस बोर्ड के आगे बड़ी सारी भीड़ है। तो वो 2 मिनट के लिए ना वहां पर रुकता है और वो सोचता है कि यार जितनी भी आज तक की गंदी से गंदी मनहूस खबरें जो हैं आई हैं वो इस नोटिस बोर्ड से आई हैं। हमारे इस वॉर का हारना, बाकी चीज़ें जितनी भी खबरें आई हैं वो सारी बेकार खबरें हमने इस नोटिस बोर्ड से सुनी हैं, कभी भी कोई अच्छी खुश खबरी इस नोटिस बोर्ड से आई ही नहीं। अब ना जाने क्या हो गया, अब पता नहीं कौन सी बुरी खबर मुझे मिलने वाली है। तो वो सोचता है, अब होता क्या है कि उसे एकदम से याद आता है, नहीं नहीं छोड़ो मुझे जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, तो वो भागता है, ठीक है। अब वो भाग करके जैसे तैसे स्कूल पहुंचता है, एकदम हाफ रहा है, सांस चढ़ी हुई है। वो जाकर के देखता है कि स्कूल बहुत ही ज्यादा सन्नाटे में, एकदम ही शांत हो रखा है। और फ्रांस का एक्चुअल में प्लान ही ये था कि यूजुअली स्कूल कैसा रहता था, आम तौर पे स्कूल में से बहुत ज्यादा आवाज आती थी। जैसे कि अगर आप कभी किसी दिन सुबह सुबह स्कूल के सामने से अगर निकल रहे हो तो आवाज आती है ना स्कूल में, असेंबली की बेल बजने की आवाज आती है, बच्चे जोर जोर से चैप्टर रिपीट कर रहे हैं, टीचर के पीछे पीछे रीडिंग कर रहे हैं, तो बच्चों की एक साथ चैप्टर रिपीट करने की, रीड करने की आवाजें आती हैं। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ साउंड्स जो थी ये नहीं आ रही थी। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या था, ये फ्रांस के लिए बहुत ही ज्यादा ऐसे शॉकिंग था कि यार स्कूल तो इतना ज्यादा शांत है जैसे कि संडे की सुबह को शांत होता है। और उसने यही सोचा था कि मैं क्या करूंगा, मैं क्लास में चुपके 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 घुस जाऊंगा, जैसे ही सर नहीं देख रहे होंगे, जैसे ही क्लास में टेबल के उठने की, बंद होने की, बच्चों के चैप्टर रिपीट करने की, बेल बजने की आवाजें आ रही होंगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा, मैं चुपचाप घुस के क्लास में बैठ जाऊंगा। अब होता क्या, उसके प्लान पे पानी फिर जाता है क्योंकि स्कूल इतना ज्यादा शांत, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस। अब उसने एकदम से जो है गार्डन के बाहर पहुंचा, उसने खिड़की में से झांक करके देखा, वहां पर उसके टीचर एम हमेल जो हैं वो ऐसे रूलर अपनी बाजू में दबाए हुए इधर से उधर ऐसे टहल रहे थे। उसने कहा बाप रे, आज तो मुझे सबके सामने इस क्लास के अंदर घुसना पड़ेगा, है ना, और एम हमेल भी देख लेंगे। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था, इतनी ज्यादा जोरों से धड़क रहा था कि बस पूछो ही मत। उसको लगा कि भाई आज तो मैं गया, आज तो मैंने ना तो पढ़ाई करी है, ना ही मैंने क्या किया है, ना ही मैंने
एक तो मैं टाइम पर आया हूं, आज तो एम हमेल जो है पक्का मेरी अच्छी वाली क्लास लेंगे। अब वो जैसे तैसे भागते भागते पहुंचा क्लासरूम के बाहर, तो उसने दरवाज़ा खोल करके, है ना, जैसे ही वो अंदर गया तो एम हमेल ने उसको बोला कि हाँ लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, हम तुम्हारे बिना अभी चैप्टर को शुरू करने वाले थे, जल्दी जाओ अपनी सीट पे जाके बैठो। फ्रांस जैसे ही जाकर के अपनी सीट पे बैठने लगा तो उसकी दिल की धड़कन थोड़ी शांत होने लगी, है ना, क्योंकि वो डरा हुआ था, उसके दिमाग में था भाई राम 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 राम, कुछ बोले ना, कुछ बोले ना, बस भगवान आज बचा लेना, कुछ ना बोले, है ना। और उतने में सर कुछ बोलते ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा शांत हो ही रहा था, उसकी दिल की धड़कन, वो डर के ऊपर काबू पा ही रहा था कि वो एकदम से अपने बैग में से जब बुक निकालने लगता है तो उसका ध्यान जाता है कि सर ने आज बड़े अलग कपड़े पहने, और ये तो स्पेशल वाली यूनिफॉर्म है उनकी, यानी कि तो स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है उन्होंने। ये कपड़े वो हमेशा तभी पहनते थे जब कोई स्पेशल फंक्शन होता था, एनुअल डे फंक्शन हो गया या इंस्पेक्शन हो रही है, जब कोई खास मौका होता था तभी एम हमेल ऐसे कपड़े पहनते थे, ग्रीन कोट, हैट, फ्रिल्ड शर्ट। लेकिन उन्होंने आज क्यों पहन रखे हैं, आज ऐसा क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है? और फिर वो जब इतनी देर में ये सब चीजें देख ही रहा था तो उसकी नजर जाती है कि पीछे क्लासरूम पे जो चेयर्स लगी हुई हैं वो यूजुअली खाली रहती थी, वहां पे कोई नहीं बैठता था, लेकिन आज वो भरी हुई थी। आज वो भरी हुई थी उन सभी गांव वालों से। उन सीट्स पर पुराने मेयर, बहुत सारे अलग अलग गांव वाले, ओल्ड हाउसर भी आया हुआ था। अब ये सारे के सारे बैठे हुए थे और उसने थोड़ा सा और अनयूजुअल चीज देखी कि ओल्ड हाउसर के पैरों पर किताब रखी हुई थी। वो किताब थी प्राइमरी स्कूल की, फ्रेंच की, जैसे हमारे लिए ABCD होती है वैसे फ्रेंच की एक बुक रखी थी जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए चीजें लिखी रहती हैं उनके सीखने के लिए। तो वो इतने में इतना कंफ्यूज था कि ये हो क्या रहा है, मतलब आज स्कूल भी इतना ज्यादा शांत है, कुछ स्पेशल है क्या, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है, मतलब मैंने सुना नहीं है कुछ। आज स्कूल भी बहुत ज़्यादा शांत है, टाउन हॉल में भी भीड़ लग रही थी, यहाँ पे एम हमेल ने भी अलग कपड़े पहने हुए हैं, पीछे भी लोग आगे बैठे हैं, चल क्या रहा है। उतने में वो देखता है कि उसकी टीचर जो है आवाज़ निकाल एकदम उसे पुकारते हैं, उसका नाम पुकारते हैं कि हाँ जी फ्रांस खड़े हो बेटा जल्दी से, और पार्टिसिपल्स का रूल बताओ। अब यहाँ पे फ्रांस को सांप सूंघ जाता है, वो सोचता है बाप रे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं क्या बोलूँगा। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि भगवान मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस प्लीज़ मेरे मुंह से एक सही सही रूल निकल जाए, बस बेइज्जती नहीं होना, बहुत पिटाई होगी, एम हमेल बहुत नाराज़ होंगे, भगवान कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी यहाँ पे बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मैं सही जवाब दे सकूँ। पर पढ़ाई नहीं है तो भगवान आकर के थोड़ी कुछ बताएंगे, पढ़ाई नहीं है तो फिर कौन ही हेल्प कर सकता है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही फ्रांस ने शुरू किया वो पहले ही शब्द पे लड़खड़ा गया, अटक गया, और उसने गलत जवाब तो दे ही दिया था, और वो एकदम चुप ऐसे खड़ा हो गया, मुंह नीचे करके, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की, खड़ा रहा काफ़ी देर तक। और उतने में हमारे एम हमेल, जो कि वैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर माने जाते हैं, है ना, और 40 साल से वो इस जगह पर पढ़ाते आ रहे थे फ्रेंच, उन्होंने 40 साल से वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करी थी, उस स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे थे वो, तो वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर माने जाते हैं, लेकिन वो उस दिन ना बड़ी ही प्यारी सी आवाज़ में एकदम से बोले कि फ्रांस कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें नहीं आता ना, तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो जितनी तुम्हारी अगर गलती है उतनी हम सबकी गलती है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कभी से स्कूल ही नहीं भेजना चाहते थे, है कि नहीं। और फ्रांस को यहाँ पर फिर वो बाद में पता चलता है फ्रांस को कि क्या है कि उसका आज जो क्लास है वो लास्ट क्लास है, और उसे पता चलता है कि इसी प्रकार प्रूशिया से रूल आ चुका है, प्रूशिया से ये नियम जो है वो लागू हो चुका है कि अब से बिल्कुल भी किसी भी स्कूल के अंदर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये बात फ्रांस को वैसे ही एक धक्का लगती है, लेकिन क्या होता है उतने में जब उसको ये पार्टिसिपल का रूल बोलने को कहा जाता है वो नहीं बोल पाता है, तब एम हमेल उसको समझाते हैं कि देखो अब तुम्हारी गलती नहीं है, यहाँ पर गलती तो हम सबकी बराबर की है। तुम्हारे मम्मी पापा कभी भी तुम्हें स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, वो सोचते थे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा घर में अगर फ्रांस किसी खेत पे जाकर के इधर उधर कहीं पे किसी कारखाने में काम कर ले। और फिर वहीं पर मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं भी क्या करता था, मैं भी कई बार सोचता था कि भाई आज मेरा फिशिंग जाने का मन है, बच्चों की छुट्टी करवा देते हैं, या फिर मैं तुम्हें भेज दिया करता था बाहर अपने पौधों को पानी देने के लिए। तो हम सब ने नज़रअंदाजी करी, हम सब ने अपनी इस पढ़ाई को नज़रअंदाज किया, और ये
एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और बाद में जाकर के हम उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, जब हमें लगता है और हमें पता चलता है कि अब क्या होगा कि अब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रहने ही नहीं वाली है, तब हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है। तो वो यही बताते हैं और फिर उसके बाद जो हमारे एम हमेल है वो बताते चले जाते हैं कि कैसे फ्रेंच जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और वो सभी लोगों को कहते हैं कि सुनो, तुम लोगों को ये भाषा को क्या करके रखना है, इस भाषा को संजो करके रखना है, फ्रेंच भाषा को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि यही हमारी आज़ादी की चाबी बनेगी। अब आज़ादी की चाबी वो किस वे में कहते हैं? देखो, कभी भी कोई कंट्री अगर कैद हो जाती है, अगर उस पर कब्जा कर लिया जाता है किसी और के द्वारा, तो आज़ादी की चाबी उनकी वो लैंग्वेज ही बनती है। आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, और वो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप लोगों को, उन देशवासियों को समझ में आएगी। वो एक कॉमन चीज़ होती है, कॉमन कड़ी होती है जो सभी देशवासियों को जोड़ती है एक दूसरे से, है कि नहीं? तो ये उसी बेसिस पे, उसी वे में बोलते हैं कि भाई देखो, इसी वजह से जो है ये भाषा हमें संजो करके रखनी है, ये भाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एम हमेल, हमें पता चलता है कि एम हमेल इतने अच्छे कपड़े पहन करके इसलिए आए थे क्योंकि दैट पर्सन वाज एक्चुअली गिविंग ट्रिब्यूट, वो ट्रिब्यूट दे रहे थे अपनी उस भाषा को, वो अपने लास्ट दिन को स्पेशल बनाना चाहते थे। जितने भी क्लासरूम में पीछे लोग इकट्ठे हो रखे थे, उन लोगों को भी इस बात का मन में मलाल था, उन लोगों को भी इस बात का रिग्रेट था कि उन्होंने टाइम रहते हुए इस भाषा को क्यों नहीं पढ़ा, इस खूबसूरत बेहतरीन भाषा को सीखा क्यों नहीं। तो वो इसी वजह से आए थे वहाँ पर क्लासरूम में, और साथ ही साथ वो एम हमेल को भी इज्जत दे रहे थे, एक थैंक यू बोलने का और उनकी इम्पोर्टेंस जताने का एक जरिया था कि उन्होंने 40 साल तक सेवा प्रदान करी थी, सर्विस प्रोवाइड करी थी इस नेशन को, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था, उन्होंने फ्रेंच भाषा पढ़ाई थी। सो बेसिकली ये सभी चीज़ें होती हैं। फ्रांस जो है, जब उसे ये न्यूज़ पता चलती है तो वो खुद अपने टीचर से इतना ज़्यादा कभी भी क्लोज नहीं था, उसने कभी भी पढ़ाई पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, वो कभी भी इतना कीन लर्नर था ही नहीं कि वो बहुत उत्सुकता से चीज़ें पढ़ता हो। लेकिन जब उसे पता चलता है कि आज के बाद मैं कभी भी इस भाषा को नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उसके अंदर एक खोया हुआ प्यार उमड़ आता है इस भाषा के लिए। खोया हुआ प्यार, खोई हुई नहीं, मतलब कहीं छुपी हुई इज्जत उस टीचर के लिए ऐसे उमड़ जाती है उसके दिल में कि एम हमेल इज द स्वीटेस्ट, इज द मोस्ट ऑसम बेस्ट टीचर, और वो सोचते हैं कि ये भाषा जो है, ये भाषा मैं कभी भी नहीं पढ़ पाऊंगा, काश मेरे पास और टाइम होता तो मैं इस भाषा को और अच्छे से सीखना चाहता, अभी तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, मैंने कितना गलत किया। तो उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे क्लास आगे चलती है तो इनका रीडिंग, राइटिंग, इनकी ग्रामर क्लासेस होती हैं, हिस्ट्री क्लास होती है, सारी क्लासेस होती हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कोई भी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता, सब लोग इतनी ज़्यादा डेडिकेशन से उस क्लास को अटेंड कर रहे होते हैं जैसे कि पूछो ही मत। और यहाँ पे फ्रांस भी, अब ये मान लो कि फ्रांस जानते हुए कि ये मेरी लास्ट क्लास है, इतना ध्यान से पढ़ रहा था कि उसे सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, या ये कह लो कि एम हमेल जानते होते हैं कि मेरी लास्ट क्लास है, तो वो इतने सब्र के साथ पढ़ा रहे थे कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, और वो चाह रहे थे कि आज के दिन के अंदर मैं इनको जितना जानता हूँ फ्रेंच भाषा पूरी सिखा दूँ, और इस तरीके से चल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं बीच में जब बच्चे रीडिंग, राइटिंग, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एम हमेल अपनी सीट पे बैठे होते हैं, वो हर कमरे के हर एक चीज़ को इतने ध्यान से देख रहे होते हैं जैसे वो अपने ना दिमाग में एक मेंटल पिक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं कि बस ये कमरा मैं ऐसे देख लूँ और बस ये मेरे दिमाग में ऐसे ही छपा रह जाए, क्योंकि वो क्या हो रहा होता है कि वो अगले ही दिन वो देश छोड़ करके, वो शहर छोड़ करके जा रहे होते हैं। तो बेसिकली कहानी कुछ इस तरीके से चल रही होती है। अब लास्ट में होता क्या है कि जब क्लास डिसमिस हो जाती है तो सभी लोग जाने लगते हैं, और हमारे जो एम हमेल हैं वो अपनी सीट से खड़े होते हैं, वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बोर्ड पे मुड़ते हैं और लास्ट में बड़ा बड़ा लिख देते हैं विवे ला फ्रांस। अब इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। तो बेसिकली कहानी जो है वो यही बता रही है कि एम हमेल के थ्रू आप देख पाओगे कि वो कितना ज़्यादा एक पेट्रियाटिक कैरेक्टर हैं, जो देशभक्त हैं, और जो बता रहे हैं कि कैसे ये भाषा कितनी इम्पॉर्टेंट है, और वो हमेशा से ये चाहते थे कि काश लोग जो है समय रहते हुए इस भाषा की इम्पोर्टेंस समझे, लेकिन हम अपने टाइम रहते हुए चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं, और हम चीज़ों को तब समझते हैं जब हमें पता चलता है कि वो अब हमसे या तो दूर जा रही हैं या दूर जा चुकी हैं।
तो यही सारी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हम यहाँ पर थोड़ा सा लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म को भी देखते हैं कि कैसे लैंग्वेज को लेकर के यहाँ पे प्रूशियंस या जर्मन्स का मानना था कि हमारी भाषा ही बेहतर है, आपकी भाषा इतनी बेहतर ही नहीं, तो इसलिए आपकी भाषा को यहाँ से हटा देना चाहिए पूरे तरीके से और जर्मन भाषा आपको सीखनी चाहिए बिकॉज इट इज़ बेटर। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर पूरे जो क्लास है ये आपकी कहानी थी, मैंने चैप्टर का पूरा एक शॉर्ट में समरी आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। यही जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। सो ये थी हमारा एक बहुत ही क्विक एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर का। डोंट वरी, आप लोग अगर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगी आपके लिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना जिसके अंदर हम लोग बुक का एक एक लाइन पढ़ करके उसे समझेंगे डिटेल में। ये क्विक एक्सप्लेनेशन था ताकि अगर आपको रिवीजन करना हो या चैप्टर का एक क्रक्स जानना हो कि क्या है कहानी में, तो आप इसको देख करके अच्छे से समझ सको कि अच्छा कहानी में ये चीज़ें हुई हैं और आपको चैप्टर क्विकली आप रिवाइज कर सको या फिर उसकी एक क्विकली जो नॉलेज है उसकी ग्रास्प कर सको। अच्छा, तो साथ ही साथ अगर वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।